Hello students, today we will discuss about the Colrat's law and its applications और फिर जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का, मोलर कंडक्टिविटी का, वो हम करेंगे। तो कोलरास लॉ और उसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम में ये आ जाती हैं और पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, तो हम कोलरास लॉ को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम कोशिश करेंगे फिर डिस्कस करने की। तो कोलरास लॉ क्या होता है वो देखिए आप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इससे पहला जो वीडियो था उसमें, कि हमने डिबे-हैकेल-ऑन-शेजर इक्वेशन की। तो डिबे-हैकेल-ऑन-शेजर इक्वेशन से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम डिबे-हैकेल-ऑन-शेजर इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहां से कोलरास लॉ जनरेट हुआ। तो कोलरास नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी किया। He studied many electrolytes, और इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी करने के बाद उसने एक जनरलाइजेशन ऑब्टेन की, एक ऑब्जर्वेशन उसके पास आई। उसी ऑब्जर्वेशन को, उसी जनरलाइजेशन को उसने कोलरास लॉ का नाम दिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या फाइंड आउट किया कि जो आयंस होते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें जो आयंस हैं कौन कौन से हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आयंस की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है, एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की मान लीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड है आपके पास NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 150, ठीक है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए Na पॉजिटिव की जो आयनिक कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव इज 100, से फॉर एग्जांपल, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव इज 50। ये यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने मान लिया कि Na पॉजिटिव की कंट्रीब्यूशन 100 है और Cl नेगेटिव की 50 है, तो दोनों के मिला के कितनी होगी? 150 होगी, क्योंकि हम ये लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो ऐसा कोलरास ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्वल टू होते हैं सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज। अब अगर हम इसके अंदर NaCl में पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया, हमने सोडियम सल्फेट डाल दिया, मींस और इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दिए, तो अब भी सोडियम क्लोराइड की, मींस इन प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स और इन अब्सेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी है अब भी 150 है, पहले भी कितनी थी? 150 है। सोडियम आयन की कंट्रीब्यूशन पहले भी 100 थी, अब भी 100 है। Cl नेगेटिव की कंट्रीब्यूशन NaCl के लिए पहले भी 50 थी, अब भी 50 है। तो इसी को कोलरास लॉ बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। दो तरह से इसको आप स्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कोलरास लॉ को। पहली स्टेटमेंट इसी से, दोनों स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, कंसेप्ट जो हमने की है कि ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर आयंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन towards limiting molar conductivity of its electrolyte irrespective of presence or absence of other ions। हर एक आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर रहा है towards limiting molar conductivity of its electrolyte irrespective of presence or absence of other ions। तो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी 150 की, और जिसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की 100 प्लस 50 है, तो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी। तो हर एक आयन ने एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन की, चाहे दूसरे आयन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और इसको और सिंप्लीफाई करके हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। तो ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं दूसरे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल होगी बच्चों? ये is equal to
sum of limiting ionic conductivities of its ions। और यही हमने किया है, देखो ये मैंने छोटे से उसमें बताया। अब मैं एक और एक जनरल एग्जांपल से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए हमने मान लिया लेट AXBY, ये जो AXBY है ये एक इलेक्ट्रोलाइट हमने मान लिया, इज एन इलेक्ट्रोलाइट। AXBY एक इलेक्ट्रोलाइट है विच डिसोसिएट्स एज, जो इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, इसमें आयंस ये वाले प्रेजेंट है। देखिए AXBY डिसोसिएट हो गया, देखिए कैसे, XAY पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव, ये आपके पास XAY पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव, ये आपके पास आ गया। अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे आप, इसकी अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो ये आ गया। देखिए ये वाली एक्सप्रेशन मैं जनरल उसके लिए लिख रहा हूं। तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Y पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये आपके पास आ गई इसकी लॉ की जनरल फॉर्म। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटीज है उनको सम कर दिया हमने। अब और एग्जांपल देखिए, आप मान लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट के लिए यही आप एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं, यू आर राइट, यू वांट टू राइट इट फॉर द एल्युमिनियम सल्फेट, ये एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही करना होता है। आपको आयनिक कंडक्टिविटीज गिवन है तो सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज करना है, लेकिन साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। तो एल्युमिनियम सल्फेट ऐसे डिसोसिएट होगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 सल्फेट आयंस होगा। अब इसमें आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एल्युमिनियम सल्फेट की, तो किसके इक्वल आ गई, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दिया क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो ये आपके पास आ गया। देखिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अगर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन है इसकी आयनिक कंडक्टिविटी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी आ जाएगी आपके पास। तो ये कोलरास लॉ है। आई होप कि कोलरास लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस मैं बताता हूँ, एप्लीकेशन हम कर रहे हैं कोलरास लॉ की। Applications of Kohlraasch law। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास। तो इसमें पहली एप्लीकेशन है जो हमने लिमिटेशन की थी किसमें, डिबे-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में। क्या लिमिटेशन की थी कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिबे-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो वो पहली एप्लीकेशन लिमिटेशन यहाँ पे एप्लीकेशन में आती है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द कोलरास लॉ। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जैसे मैंने बोल दिया, ये आपके पास क्वेश्चन आगे कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, या फ्रेम एन इक्वेशन, फ्रेम ए फॉर्मूला इक्वेशन फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो वाटर के लिए अगर आपको निकालनी हो, मान लीजिए वाटर के लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये आगे देखो, आप इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वाटर इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl।
देखिए आप ध्यान से, हमें वाटर में अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर के निकालनी है तो किसकी कौन कौन से आयंस की चाहिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमने ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को चूज कर लिया जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम या तो डिबे-हेकल-ऑन-सीजर इक्वेशन से निकाल लेंगे या हमें पता होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की हमने निकाल ली, इसमें OH नेगेटिव है, इसमें H पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए इनमें से, इसमें से Na पॉजिटिव नहीं चाहिए और इसमें से क्या नहीं रिक्वायर्ड है, Cl नेगेटिव। तो हमने NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर दिया, तो किसकी बच गई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की, तो उसका सम हो गया और ये आ गई वाटर की आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल में ऐसे ही करना होता है आपको। तो इसी तरह से आप एसिटिक एसिड की भी कर सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस HCl माइनस NaCl, ऐसे कर सकते हो, इजीली आपके पास हो जाएगा इससे। तो पहली कैलकुलेशन आपको, पहली एप्लीकेशन आपको पता लगी, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप इट इज वेरी इजी। अगर ये वैल्यूज आपके पास गिवन हो तो इजीली आप वाटर की निकाल सकते हो। नहीं तो कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ये इक्वेशन फ्रेम करनी आ जाती है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलरास लॉ से निकालने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर की, तो आप इक्वेशन या फॉर्मूला फ्रेम करिए, कैसे करेंगे आप, तो वो फॉर्मूला आपने लिख के दिखा दिया इस तरह से। NaOH की जगह KOH यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो अल्फा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला होता है। अब एक वैल्यू ये या तो गिवन होगी या ये गिवन होगी। नॉर्मली ये वैल्यू गिवन होती है, ये आप कैलकुलेट कर लेते हो फॉर्मूले से। और मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला हमने किया था कि कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ये किया था अगर आपको याद हो। तो फॉर्मूले याद होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लें। क्लास आपकी क्लास 12th है, हो सकता है CBSE NCERT कुछ सिलेबस इसमें से कम भी कर दे, लेकिन नॉलेज इज ऑलवेज नॉलेज, और काम आती है, कहीं ना कहीं पे आपके काम आएगी वो। तो आप नॉलेज के लिए आप पढ़ें, सिर्फ मार्क्स के लिए आप ना पढ़ें, क्योंकि सिर्फ मार्क्स आपको सब कुछ नहीं देते, नॉलेज ही आपको सब कुछ देती है। तो कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी आपके पास आ गई। तो यहां से वैल्यूज आप रख देंगे। मोलर कंडक्टिविटी अगर गिवन नहीं है तो आप निकाल लेंगे। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। अगर आपसे कोई परसेंटेज डिसोसिएशन पूछता है तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड आपके पास इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप कैलकुलेट कर सकते हो किसको बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट को। यू कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। अब एसिड के लिए आपको पता है Ka लिखते हैं, बेस के लिए Kb लिखते हैं। 11th में आपने किया हुआ इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस, इस तरह से। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को K से लिख दिया हमने, कैपिटल K से। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 11th में भी था ये फॉर्मूला, C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। C क्या है यहाँ पे, C इज द मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, और अल्फा आपको पता ही है। तो इस फॉर्मूले से आपने अल्फा निकाल लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। न्यूमेरिकल हम करेंगे तो पता लग जाएगा। नॉर्मली 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, पहले ये कैलकुलेट करवा लेते हैं आपसे, फिर ये। तो 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। एक और एप्लीकेशन है इसमें, वी कैन कैलकुलेट, जो 4th एप्लीकेशन है उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। Calculation of solubility of sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt वो होता है
जिसकी solubility कम हो, which is partially soluble. Sparingly soluble salt is that salt which is partially soluble. तो जो solubility है sparingly soluble salt की वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. Sparingly soluble salt में जो solubility है वो molarity के इक्वल होती है. तो solubility किसके इक्वल होती है? molarity के इक्वल, मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होते हैं इन केस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. तो बहुत आसानी से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. आपको पता है, वी नो दैट molar conductivity is equal to this molar conductivity is equal to conductivity into 1000 divided by molarity. अब मोलैरिटी की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों आप? कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सोल्युबिलिटी. अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है तो एस लिख सकते हो. अब आप एस को कैलकुलेट कर सकते हो. एस को इधर ले आइए आप. तो इसलिए सोल्युबिलिटी क्या होगी आपके पास? कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये उधर लेके जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी. तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया. तो फॉर्मूला तो एक तरह से आपको पहले से ही पता था. तो ये 4 मेन एप्लीकेशन है इसमें. पहला हमने किया कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा हमने किया अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसी से परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल सकते हैं. थर्ड हमने किया कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. और फोर्थ हमारे पास क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस. सो आई होप ये जो चारों एप्लीकेशंस हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं इसमें. अब हम कर रहे हैं इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं experimental measurement of एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. अगर आपको कोई कंडक्टिविटी सेल दे दी, किसी ने, टीचर ने या आपने खुद ही बना ली, कोई कंडक्टिविटी सेल बना ली, तो अंडरस्टूड उसकी कंसंट्रेशन तो आपको पता होगी, उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा, मीन सेल कांस्टेंट आपको पता होगा उसका. तो आप उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए कंसेप्ट जो कि फिजिक्स में आप यूज कर सकते हो. एक प्रिंसिपल यूज करते हो फिजिक्स में आप, व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो. So by use of principle of Wheatstone bridge हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें होता क्या आप देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है हमारे पास. ये है R1 जो कि एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं. R1 क्या होगी? एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं. ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R4 है, यहाँ पे R2 है. R2 क्या है वो देखिए आप. जो कंडक्टिविटी सेल आपने बनाई या जो बनी हुई आपको कंडक्टिविटी सेल मिली, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम? R2 बोलते हैं. जो एक्सपेरिमेंटल सेल है आपके पास, ये एक्सपेरिमेंटल सेल है आपके पास, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं इसको. ये है कंडक्टिविटी सेल. और इसी कंडक्टिविटी सेल की हमने क्या निकालनी है? रेजिस्टेंस निकालनी है. इसी की हमने कंडक्टेंस निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी. अब इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी. अब आपने बनाई है ये सेल, तो लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, इसकी मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन भी आपको पता है. तो ये रेजिस्टेंस ये होगी हमारे पास क्या? एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को. यहाँ पे बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर या नल पॉइंट डिटेक्टर बोलते हैं इसको हम. यहाँ पे हमने सेल लगा दी, एक्सटर्नल सेल बोलते हैं इसको हम, बाहर से करंट प्रोवाइड करने के लिए.
ये हमने सेल इसमें लगा दी, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक सेल हमने यहाँ पे यूज वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज। तो जैसे हम यहाँ पे करंट पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी कोई ना कोई, तो हम इस रियोस्टेट रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे सो दैट नल पॉइंट इज ऑब्जर्व। ये आप एरो देख रहे हो बिल्कुल बीच में है, नल पॉइंट बोलते हैं इसको हम, ना डिफ्लेक्शन लेफ्ट में या राइट में तो इसको नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट के ऊपर इसको लेके आएंगे हम, जैसे ही नल पॉइंट होगा, जैसे ही नल पॉइंट आएगा डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। रियोस्टेट की हेल्प से आप एडजस्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, तो जैसे नल पॉइंट आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा इसमें। और रूल क्या है इसमें, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये जो R3 और R4 है ये रेजिस्टेंस है, जो नॉन रेजिस्टेंस है आपको पहले से ही पता है। R1 भी आपको पता है क्योंकि एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, उसकी वैल्यू भी आपको पता है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको पता है कौन कौन सी, R1, R3 और R4। R2 को आपने कैलकुलेट करना है, ये एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस है आपके पास। तो R2 कैलकुलेट हो गया, यहां से देखिए आप R2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, R2 को इधर लेके जाएंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास ये हो गया R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3, ये आपके पास आ गया। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आपके पास ये आ गया। तो यहां से R2 कितना आ जाएगा आपके पास, R2 को इधर लेके जाएंगे, ये R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस आ गई तो क्या हो गया आपको पता ही है, जो कंडक्टेंस है G बोलते हैं जिसको हम, वो होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। G क्या है यहाँ पे, कंडक्टेंस है, पहले पढ़ चुके हैं हम इन कंसेप्ट को। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है आपके पास, तो आपके पास कंडक्टेंस आ गई। आपको सेल कांस्टेंट पहले से ही पता है L/A, क्योंकि लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, मोलर कंसंट्रेशन ये भी आपको पता है, मोलर कंसंट्रेशन C लिख दो या M लिख दो, ये भी आपको पता है। ये दोनों वैल्यूज आपको पता है पहले से ही। कंडक्टिविटी सेल आपके पास है, उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और मोलर कंसंट्रेशन आपको पता है सॉल्यूशन की, ये पता है। अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आ गई, रेजिस्टेंस से क्या आ गई, कंडक्टेंस आ गई। अब कंडक्टिविटी निकाल सकते हो आप, कंडक्टिविटी किसके इक्वल होते हैं अगर आपको ध्यान हो, 1/R इंटू G स्टार, या सेल कांस्टेंट आप कह लीजिए, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G इंटू G स्टार। अब ये दोनों चीजें आपको आपने निकाल ली, रेजिस्टेंस आपने निकाली थी, यहाँ वैल्यू पुट कर दी R2, सेल कांस्टेंट आपको पता है, वैल्यू पुट कर दी, कंडक्टिविटी आ गई आपके पास, आ गई। यूनिट आप लिख ही सकते हो, यूनिट आपको पता होते हैं इसकी, क्या होती है यूनिट, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो ये कंडक्टिविटी आ गई। अब कंडक्टिविटी आ गई, कंसंट्रेशन पता है, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, तो ये भी आ गया आपके पास। तो ये देखो सारी आ गई, ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई। फॉर्मूले तो आपको पहले से ही आते हैं सारे, पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूले मैंने ये सारी कंसेप्ट कराई थी। तो आप देखिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस से आपको कंडक्टेंस आ गई, कंडक्टेंस, फिर आपको कंडक्टिविटी मिल गई, मोलर कंडक्टिविटी, यू कैन कैलकुलेट ऑल दीज। तो अगर आप नॉर्मेलिटी निकाल लें तो यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मेलिटी यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो आई होप ये व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंसेप्ट है आपके पास, जिससे हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी कंडक्टिविटी सेल की, एक्सपेरिमेंटल सेल की, तो वो आपको ये कंसेप्ट, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए आप, ये एक क्वेश्चन है, इसमें 3.8 आपके एक्सरसाइज में है, 3.8 मैं रीड कर रहा हूं उसको, देखिए। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर, ये आपके पास क्वेश्चन है 3.8, कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो कितना इजी क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम नोट करते हैं इसमें। तो आपके पास C है या मोलर कंसंट्रेशन है 0.20 m, मोलैरिटी होगी आपके पास ये, और इसकी कंडक्टिविटी दी है आपको कितनी, 0.0248
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और निकालना क्या है बच्चों, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास हो गया 0.0248 ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन आपके पास 0.20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसको कैलकुलेशन आप करेंगे, इससे आगे कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.9 है। मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3.9 को आपके इस पे दिखाई दे रहा होगा शायद। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है, ये इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, 298 केल्विन टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस 1500 ओम है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, अब सेल कांस्टेंट निकालना है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस, उसी की कंडक्टिविटी अगर ये दी हुई है, तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो इट मीन्स दो चीजें आपको दे दी, एक रेजिस्टेंस और एक आपको कंडक्टिविटी दे दी, और तीसरी कंसंट्रेशन दी हुई है। तो इससे क्या निकालना है आपको, वो निकालनी है सेल कांस्टेंट। तो गिवन क्या है वो देखिए आप, पहले सी दिया हुआ है इसमें 10 की पावर -3 या 0.001 मोलर, ये सी दिया हुआ है आपको। फिर आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, दैट इज 1500 ओम, ये आपके पास है। फिर कंडक्टिविटी दी हुई है, तो ये कितनी है, ये आपके पास है 1.46 इंटू 10 की पावर -4, ये आपके पास है। और टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। तो आप देखिए आपको निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट जी स्टार, दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकालना है। अब आपको पता है कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। अब देख लो, ये पता है आपको, ये पता है, तो सीधा सेल कांस्टेंट ही निकालना है आपको। तो जी स्टार मीन सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, इसको इधर लेके जाएंगे। तो कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी कितनी है आपके पास, ये 1.46 इंटू 10 की पावर -4, रेजिस्टेंस है 1500। तो ये आपके पास आ जाएगी सेल कांस्टेंट की वैल्यू। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इसमें। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये बोर्ड में आया हुआ भी है कई बार, इससे पहले वाला जो हमने किया वो भी आया हुआ है। ये कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। एक तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ये देखिए आप। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको। तो ये नॉर्मली 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है, आया हुआ है। तो मैं पहले गिवन वैल्यूज लिख देता हूँ। क्वेश्चन आई है 3.11, 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आपको दिया हुआ है सी इज इक्वल टू 0.00241 मोलर आपको दिया हुआ है। फिर इसमें दिया हुआ है आपको कंडक्टिविटी, दैट इज 7.896 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपको दिया हुआ है इसमें क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, एक तो निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोशिश करिए आप इस तरह से एक लाइन में लिखें ताकि देखने वाले को क्लैरिटी हो। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट लिखना होता है आपको, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, कम नहीं लिखना होता, जितना चाहिए जो चाहिए वही लिखना है। तो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपके पास होगी। अब इसमें निकालना है आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी निकालना है। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे ये, तो आई होप आपको पता लग ही गया होगा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। ये सारी वैल्यूज गिवन है, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 7.896 इंटू 10 की पावर -5, ये रख दी वैल्यू मैंने यहाँ पे, इंटू 1000 मीन्स 10 की पावर 3। ये वैल्यू हमने नीचे रख देंगे 2.41 इंटू 10 की पावर -3, ये सी की जगह हमने वैल्यू रख दी। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आपके पास
आंसर इसका इसमें आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बच्चे पूछते हैं क्या यहीं तक छोड़ सकते हैं, मार्क्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, बस इतना ही है। तो आपको पूरे मार्क्स लेने हैं, क्यों बेकार में आप कैलकुलेशन को मिस करें। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते, केमिस्ट्री में एटलीस्ट तो 2-3 न्यूमेरिकल ही आते हैं, 3 के करीब न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इजीली आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी आपने निकाल ली। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो अल्फा निकालोगे। इसको निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा हमें। तो अल्फा आपके पास कितना आ गया, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी आपके पास है, ये वैल्यू यहां से पुट कर देंगे आप कैलकुलेशन करके, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है आपके पास, ये वैल्यू यहां से पुट कर देंगे आप। तो एक वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां से पुट कर दो, मोलर कंडक्टिविटी यहां से पुट कर दो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये आपके पास अल्फा आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फिर उसके बाद आपको निकालना है क्या, दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वो किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा यहां से निकाला आपने, सी गिवन है पहले से ही, देखो तो सी की वैल्यू यहां से पुट करो, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट करो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये आपके 3 मार्क्स यहां से पूरे हो जाते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। यूनिट लिखने के बाद, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। और केमिस्ट्री में तो इतना टाइम होता है कि आप उसको रीचेक भी कर सकते हो आसानी से। पूरा पेपर करने के बाद बहुत आसानी से, जो बच्चा नॉर्मल जिसको याद रहता है तो वो आधे घंटे पहले पेपर पूरा कर लेता है अपना, और बहुत आसान लोग उसके ऊपर बेस्ड है। तो 3.12 देखिए आप, 3.12, 13 और 14 सिमिलर है, तो इनमें से एक आधा मैं करवा देता हूँ। 3.12 में आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, बहुत इजी है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, मीन्स 3 न्यूमेरिकल हो गए एक तरह से। तो इसने कहा कि कितना चार्ज चाहिए। चार्ज कूलम्स में आ सकता है, फैराडे में आ सकता है आपके पास, तो आप इसमें मेंशन नहीं किया तो कूलम्स में भी निकाल सकते हैं, फैराडे में भी निकाल सकते हैं। तो इसने कहा कि कितना चार्ज चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, ये दिया हुआ है। और इसका चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। और इसका थर्ड पार्ट है ये इस न्यूमेरिकल का। फर्स्ट और सेकंड इससे इजी है, इसलिए मैं ये वाला करवा रहा हूँ। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसेप्ट पता होनी चाहिए। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स वाला चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप जरूर सीख लें। अगर किसी ने नहीं रिवाइज किया तो वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना जरूर सीख लें। ये आपके पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 है। तो मैग्नीज जब परमैंगनेट आयन से चेंज होगा, ये परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट से नॉर्मली मिलता है, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ है +2। तो +7 से +2 में आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा बच्चों, 5। तो ये अगर 1 मोल है, ये 1 मोल, तो अंडरस्टूड है ये 5 मोल्स हो गए। अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो गई, 5 मोल्स। और हमने किया था बिल्कुल फैराडेज लॉ में, इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट बताई थी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। सो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 फैराडे। सो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गए, इज इक्वल टू 5 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 96,500 कूलम्स। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट होंगे और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 बिल्कुल सिमिलर है। आप ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मेरे को लिख के बता देना, मैं ये भी आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए मैं रीड कर रहा हूं इसको। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What is the mass of the nickel deposited at cathode? तो मास निकल का कितना डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। अब देखिए मैं, ये निकल नाइट्रेट का फॉर्मूला इसने दिया हुआ है,
वो आपको पहले से पता भी होता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, करंट दिया हुआ है इसमें, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है इसने 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स दिया है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। टाइम को यू ऑलवेज चेंज इन फैराडेज लॉज, टाइम ऑलवेज गेट चेंज इनटू द सेकंड। सेकंड में चेंज करिए आप किसमें भी दिया हो। तो 20 into 60 दैट इज इक्वल टू 1200 सेकंड्स। तो 1200 सेकंड आपके पास टाइम आ गया। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द निकल डिपॉजिटेड। आपको मास निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ द निकल टू बी डिपॉजिटेड। निकल का मास जो है वो निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सीधे फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था और एम्फेसाइज करके बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ में कि ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए हम कर रहे हैं। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, देखिए W इज इक्वल टू M/N IT over F। ये MIT over NF ये किया था हमने। ये क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये एटॉमिक मास, ये वैलेंसी, ये आपके पास करंट, ये टाइम और ये फैराडेज कांस्टेंट। अब इस देखो इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द मास ऑफ द निकल डिपॉजिटेड। देखो आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एफ तो हमें पता होता है फैराडेज कांस्टेंट। अब निकल को डिपॉजिट करने के लिए निकल +2 से 0 पे जाएगा। यही तो प्रोसेस होगी इसमें। निकल +2 है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, और उसमें निकल में चेंज होगा। तो अंडरस्टूड है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा इसमें। अगर ये 1 मोल है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। अंडरस्टूड है ये तो हमें पता लग गया n की वैल्यू। n क्या आ गया, अब इसका मतलब n2 हो गया इसके अंदर। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन एक्सचेंज्ड, वैलेंसी आप कह लीजिए, निकल की 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, रिएक्शन से भी आपने देख लिया, ये हो गया। अब एटॉमिक मास निकल का नॉर्मली गिवन होता है, नहीं तो आप टेबल में भी देख सकते हैं। जहां तक मेरे को ध्यान है 58.7 है ये एटॉमिक मास निकल का। अगर वो आपको ध्यान है, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो W आपके पास निकल कितना आ जाएगा, 58.7 इंटू आई आपके पास कितना हो गया 5 इंटू टी आपके पास कितना है 1200, और ये आपके पास n हो गया 2 और ये हो गया 96,500। तो ये आपके पास ग्राम में मास आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इस वैल्यू को आप वेरीफाई कर सकते हैं टेबल में से। मेरे हिसाब से 60 के आसपास ही है, 58.7 होना चाहिए, फिर भी आप वेरीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं। तो 58.7 5 इंटू दिस इस पूरी कैलकुलेशन करेंगे, मास आ जाएगा ग्राम में। अब इसको और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं आप इसको। यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं। Q आपके पास कितना हो गया, Q होता है I इंटू टी। तो दूसरी चॉइस आपके पास ये है करने की। I आपके पास है कितना 5, T आपके पास है 1200, तो ये हो गया 6000 कूलम्स। Q आपके पास आ गया 6000 कूलम। अब देखो ये रिएक्शन में दिखा रहा हूं यहाँ से, आप देख रहे हैं 1 मोल के लिए आपके पास 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 फैराडे 1 मोल निकल के लिए। और 1 मोल निकल कितना है 58.7 ग्राम है। ये तो हुआ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 58.7 इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो आपके पास 58.7 ग्राम अगर डिपॉजिट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, या 2 इंटू 96,500 कूलम्स। तो 2 इंटू 96,500 कूलम्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस या डिपॉजिट निकल इज इक्वल टू 58.7 ग्राम। एग्री? तो 1 कूलम विल प्रोड्यूस इज इक्वल टू 58.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500 कूलम्स, इतने ग्राम। तो 66,000 हमारे पास है, 6,000 इतना कूलम नहीं है, विल प्रोड्यूस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 6,000, तो इतने ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, इस कैलकुलेशन को देखिए और इसको देखिए, आप सेम आ गई। तो आप इस यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उसमें से कर सकते हैं, दोनों में से किसी। 16 देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। द 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at cathode of the cell.
हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट इज द मास ऑफ द निकल एंड कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। तो आपको तीन चीजें निकालनी है, एक तो टाइम निकालना है और एक कॉपर और जिंक का मास निकालना है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों लगेंगे। तो क्वेश्चन 16 हम कर रहे हैं, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके पास तीन सेल हैं ए, बी और सी, और इनको सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है। किसमें? सीरीज में। और आपके पास है ये जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट इनके अंदर। तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, देखने से पता लग रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है आपको, आई दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड, मास ऑफ सिल्वर गिवन वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, 1.45 ग्राम आपको दिया हुआ है। और पूछा क्या क्या है आपसे, ये पूछा है टी, आपसे पूछा हुआ कि कितने टाइम तक ये चार्ज पास हुआ, फिर आपको मास पूछा हुआ है किसका, कॉपर का, कितना डिपॉजिट हुआ, मास पूछा हुआ जिंक का, कितना डिपॉजिट हुआ। ये तीन चीजें आपसे पूछी हुई है। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। एक तो फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा दीजिए आप उसी तरह से, जैसे मैंने अभी पीछे वाली प्रॉब्लम में कराया, उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको पता है W इज इक्वल टू M/N IT/F, ये कर दिया हमने। अब इसमें देखिए आप, ये सिल्वर पे लगाएंगे हम, सिल्वर का मास पता है, एटॉमिक मास सिल्वर का 108 होता है, वैलेंसी उसकी 1 है यहाँ पे, आई आपको पता है इसके अंदर, एफ आपको पता है, टी नहीं पता, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये उधर भेज देंगे हम, WNF डिवाइडेड बाय M/I। अब यहाँ पे देखिए आप, T इज इक्वल टू क्या हो गया, W आपके पास 1.45 ग्राम, N आपके पास 1 है, N 1 है यहाँ पे देखो, बैलेंस इसकी 1 है, सिल्वर नाइट्रेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक में +2, कॉपर में +2, तो ये आपके पास N हो गया 1, और F होता है 96,500, और M कितना है, एटॉमिक मास 108, तो 108 हो गया आपके पास, और I आपके पास कितना है इसमें, ये 1.5, तो ये आपके पास सेकंड में टाइम आ जाएगा, कैलकुलेशन आप करेंगे सेकंड में आपके पास टाइम आ गया। बताइए क्या हो गया इसमें, सारी करवाते हुए कि दिस फॉर्मूला हैज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखें। तो कई तरह की प्रॉब्लम इससे, ये टाइम की, जैसे हमने टाइम निकाल लिया। अब देखो फैराडेज सेकंड लॉ लगाएंगे हम, फ्रॉम सेकंड लॉ हमें पता है, फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ हम लगा रहे हैं। देखिए आप, अब देखो कॉपर और जिंक का मास निकालना है, तो एक तो हम ऐसा लेंगे जिसका मास पता है, एक ऐसा लेंगे जिसका नहीं पता, तो इसका पता है, इसका निकालना है। तो आपको निकालना है मास ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। अगर आपको फैराडेज सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ध्यान हो तो यही होती है वो, W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये आपके पास इक्विवेलेंट मास है, ये इनके मास जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो। अब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, और ये ऊपर चला जाएगा मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड। अब आप इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कई बार गिवन भी दे भी देते हैं, कई बार नहीं देते, तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, जो न्यूमेरिकल्स में है वो तो पता हो। तो 63.5 इसका एटॉमिक मास हो गया, वैलेंसी इसकी 2 होगी, यहाँ पे रख दिया मैंने, क्योंकि इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सिल्वर का कितना है 108 और वैलेंसी है 1, तो ये रख दिया हमने इसकी जगह पे। पता लग गया क्यों रखा है ये 63.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इक्विवेलेंट मास है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसमें 108 डिवाइडेड बाय 1, इसमें 63 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आपके पास हो गया 1.45। अब आ गया आपके पास मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड, ग्राम में मास आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, एक हो गया कॉपर का मास निकाल लिया आपने। बिल्कुल ऐसे जिंक का निकाल लेंगे। जिंक का कैसे निकालेंगे, W जिंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं सीधा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये जिंक हो तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा, ये सिल्वर सिल्वर या कॉपर ले लो, क्योंकि कॉपर का भी निकाल चुके हो अभी तक मास आप। तो जिंक इज इक्वल टू ई जिंक डिवाइडेड बाय ए सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड। तो यहां से आप निकाल सकते हो इसमें, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 108 डिवाइडेड बाय 2 होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ये आपको पता है ही। तो यहाँ से भी वैल्यूज रख के आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया। तो इसमें आपको पहले टी निकालना है, फैराडे फर्स्ट लॉ लगा के, फिर फैराडे सेकंड लॉ लगा के आप कॉपर का और जिंक का मास निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपके सामने है सारी, कैलकुलेशन को छोड़ के बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कैलकुलेशन आप घर पे बैठ के आराम से करिए, तसल्ली से करिए, और सभी न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताए हैं एटलीस्ट उन सबको करने की कोशिश करिए विदाउट एनी हेल्प। अगर आप विदाउट एनी हेल्प सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थियोरी को आप जरूर पढ़ें। न्यूमेरिकल्स तभी होंगे जब आपको थियोरी ढंग से आती होगी, नहीं तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले थियोरी को पढ़िए, आप उसको सुनिए, वीडियो जो आपके पास भेजे हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, और यही इनका पर्पज है, यही इसका मोटो है। थैंक यू।